हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो उसी सीरीज में आज की ये हमारी वीडियो है, जिसमें हम लिटरेचर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, जिन्हें हम देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपीटीजीटी, पीजीटी या फिर डीएसएसबी पीजीटी का जो एग्जाम हाल होने वाला है, मतलब वो वैकेंसी आई हुई है आपकी, और एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा उसका। जैसे एईएस की बात हुई उसमें भी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी को। तो इन सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और आगे भी जैसे जीआईसी लेक्चर हुआ या फिर एलटी का पेपर हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपके लिए। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, द फ्रेंड्स ऑफ प्रॉब्लम। द फ्रेंड्स ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। व्हाट डज इट मीन द फ्रेंड्स ऑफ प्रॉब्लम? ऑप्शन ए है, सॉरी यहाँ पे दा होना चाहिए, द बेसिक कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, द एज ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट टू द मेन पॉइंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रिंज ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रेंड्स ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब होता है द एज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ये मेन पॉइंट नहीं होता, एज मतलब एक किनारा, समस्या का एक पीक पॉइंट, उसे बोलते हैं हम एज ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इज, हु और व्हाट बिकम ड्रग रेजिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके, आई थिंक इसमें पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसमें पैसेज ऐड करना हम भूल गए हैं। हाँ, माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर है। ओके, तो इसका पैसेज जो था वो पैसेज ऐड करना मिस हो गया है इसमें। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसका, अगर पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है हमारा टीबी बैक्टीरिया दैट हैव नॉट बीन फुल्ली इरेडिकेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज, हेमिंगवेज कॉड हीरो सैंटियागो अपीयर्स इन। बताइए, हेमिंगवे का कॉड हीरो मतलब बहुत ही फेमस हीरो हेमिंगवे का, इसका नाम था सैंटियागो। ये कौन से वर्क में देखने को मिलता है? ऑप्शन है आपके पास, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर वुमन द वेल टॉल्स, सॉरी, फॉर whom द वेल टॉल्स, नेक्स्ट है द सन आल्सो राइजेस, फेयरवेल टू आर्म्स। तो सैंटियागो नाम का कैरेक्टर कौन से वर्क में देखने को मिलता है? ये तो इजी क्वेश्चन है। यस, ये देखने को मिलता है हमें द ओल्ड मैन एंड द सी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है हेमिंगवे का। ठीक है, He won the Nobel Prize in the Literature in 1954। हेमिंगवे को जो नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में वो 1954 में मिला है, और कहीं ना कहीं इस वर्क से रिलेटेड है ये। ओके, द ओल्ड मैन एंड द सी से। और ये एक बहुत ही शॉर्ट नॉवल है। ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ इज, विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री योकनाप्तपहा। ठीक है, योकनाप्तपहा कंट्री किसकी इमेजिनरी कंट्री है? ऑप्शन आपके पास हेमिंगवे, फॉकनर, टॉनी मॉरिसन, एलिस वॉकर। तो किसकी है इमेजिनरी कंट्री योकनाप्तपहा? यस, ये है विलियम फॉकनर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। It is a fictional Mississippi country created by the American author William Faulkner।
based upon the inspired by Lafayette country, okay, Mississippi, and its country seats of Oxford. Now moving to the next question. Question 5th is, which of the following is an exact extract from William Faulkner's Nobel Prize citation? Options हैं an authentic contribution to post-war novel, powerful and unique contribution to the modern American novel, globalizing American novel, powerful and authentic output in American short fiction. देखिए क्वेश्चन का कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलियम फॉकनर्स का जो नोबेल प्राइज साइटेशन था, मतलब जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो उसके जो ताम्रपत्र या जो भी उन्हें मिला होगा सील्ड, उस पर जो साइटेशन लिखी हुई थी, जो लाइन लिखी हुई थी, वो क्या थी एग्जैक्टली लाइन, वो क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल। ओके, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1949 was awarded to William Faulkner for his powerful and artistically unique contribution to the modern American novel. Now moving to the next question. Question number 6 is, Porphyro and Madeline are lovers in, बताइए पॉरफेलो और मेडलिन ये लवर्स कौन से वर्क में है? ऑप्शन है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला वेले डेम्पसन्स मर्सी, इजाबेला, ईव ऑफ सेंट मार्क। तो किस वर्क में ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं हमें? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इसका नाम सेंट एग्नेस, इसका करेक्ट आंसर ये है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इट इज अ रोमांटिक नैरेटिव पोएम ऑफ 42 स्पेंसर सेट इन द मिडिल एजेस। इट वाज रिटन बाय जॉन कीट्स, और ये किसने लिखी है? कीट्स ने लिखी है, कीट्स ने इन 1819 में, एंड पब्लिश्ड इन 1820, और 19 में तो लिखी गई और 1820 में ये पब्लिश होती है। ऑन अ बिटरली चिल नाइट एन एंशिएंट बैट्समैन परफॉर्म्स हिज penance in the chapel next to the castle of Madeline's was like family meanwhile in the castle. Now moving to the next question. Question 7 is Keats Tombstone reads. बताइए कीट्स के टॉमस्टोन पे क्या लिखा हुआ है बेसिकली इनमें से? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज Here lies one whose name was right in poetry. Next is Here lies one whose name was right in words. Here lies one whose name was right in the heart. Here lies one whose name was right in water. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है was right in water। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जॉन कीट्स was the romantic poet of young generation. Okay, the following line are inspired on the tombstone of John Keats. Okay, और लाइन क्या थी? Here lies one whose name was written in water. Okay, option number D is the right answer. Moving to the next question. Question number 8 is Name the autobiography of कमला दास। वेरी इजी क्वेश्चन। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, लव एंड डेथ, माई स्टोरी, समर इन कैलकाटा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, अगर हम कमला दास की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम की बात करें तो वो है हमारी माय स्टोरी। ठीक है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय कमला दास। ओके, और कमला दास कौन है? एक इंडियन ऑथर्स हैं और पोएटेस है। ठीक है, द बुक वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मलयालम, और ये सबसे पहले बुक जो पब्लिश हुई थी ये मलयालम में हुई थी, और टाइटल था इसका एंते कथा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, जब ये मलयालम में पब्लिश हुई तो इसका टाइटल था एंते कथा। ठीक है, एंते कथा मतलब आत्मकथा। ओके, दिस बुक वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1973। ओके, now moving to the next question. Question number 9. The writing of Inanch in vacant ecstasy, the dance of the Inanch alludes to there. Options है आपके पास: containment in life, emotional blackness, physical agility, zeal and enthusiasm. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? The writing of Inanch in vacant ecstasy, the dance of Inanch alludes to there. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है इमोशनल ब्लैकनेस। ओके, द रिथिंग ऑफ Inanch in vacant ecstasy in the dance of Inanch allude to their emotional blackness. Poem is written by Kamla Das. Now moving to the next question. Question number 10 is, she dwells with beauty that must die. Who said these lines in his poem? बताइए कौन है जो इन लाइन्स को अपनी पोएम में लिखता है? She dwells with beauty that must die. ऑप्शन है आपके पास: विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, पी.बी. शैली, जॉन कीट्स। Who said this? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सॉरी, एक मिनट। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, इसका करेक्ट आंसर है जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये किस पोएम में कहता है? इनकी पोएम का नाम है ओड ऑन मेलनकॉली। ओके, ओड ऑन मेलनकॉली is one of the 5 odes composed by English poet John Keats in the spring of 1819. Famous line of this ode is, "She dwells with beauty that must die." Now moving to the next question. Question 11 is, Adonius is a pastoral elegy written on the death of. बताइए, एडोनियस जो है वो एक पेस्टोरल एलेजी मानी जाती है और किसकी डेथ पर लिखी गई थी? ऑप्शन है बायरन, कीट्स, स्कॉट, कॉलिंस। Who is the writer? सॉरी, मतलब किसकी डेथ पे लिखी गई थी ये बताना है। एडोनियस। और एडोनियस लिखी किसने थी? यस, द राइटर इज शैली, पी.बी. शैली का ये बहुत ही फेमस वर्क है एडोनियस। ठीक है, और ये एक पेस्टोरल एलेजी है, किसकी डेथ पर है? तो ये है कीट्स की डेथ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये लिखी गई थी 1821 में। Okay, it has 55 stanza in stanza of 9 lines each. It has 495 lines. Okay, total line कितनी है? 495. Now moving to the next question. Question number 12. In which collection of Robert Frost Breeches was published? बताइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है ब्रीचेस या बर्चेस भी बोल सकते हैं। ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? ऑप्शन है अब बॉयज बिल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल या अप फॉर द रेंज। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
mountain interval. Okay, option number C is the right answer. What is Robert Frost natural lyric from mountain interval? ठीक है, 1916. Okay, the poem is known for its fusion of fact and fancy, and observation and imagination. Okay, now moving to the next question. Question number 13 is what design of darkness of apple it design govern in a thing so small, in which poem do these lines occur? आपको बताना है कि ये लाइन जो है वो किस पोएम में देखने को मिलती है। देखिए अक्सर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जो स्पेशली फेमस पोएम हो उनकी फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑब्वियसली पेपर में आती है, मतलब श्योर 100% श्योर तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनकी लाइन्स आती ही आती हैं। तो यहाँ पर भी किस पोएम की ये लाइन है ये पता करने के लिए कहा गया है। लाइन है what design of darkness of a pale it if design govern in a thing so small। ऑप्शन है डिजाइन, मेंडिंग वॉल, टाइम टू चेंज, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये किस पोएम में देखने को मिलती है? जैसा कि डिजाइन से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, these line what design of darkness of a pale so small occurs in the poem design by Robert Lee Frost। ठीक है, ये पोएम किसने लिखी है ये भी ध्यान रखना है आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है ये। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ इट इज अ 14 लाइन सोनेट, और ये क्या है? एक 14 लाइन सोनेट है दैट इज सेपरेटेड इनटू दी स्टैंजा। Frost published the definitive version of design in 1936 in a further range. Now moving to the next question. Question 14. Who is a burly landlord in the Barbers Trade Union? ऑप्शन है विजय चंद, परमचंद, थानूचंद या फिर सरदार सिंह। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? हु इज अ बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है विजय चंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विजय चंद इज अ बर्ली लैंडलॉर्ड इन मुल्कराज आनंद्स द बार्बर्स ट्रेड यूनियन पब्लिश्ड इन 1944 में। Now moving to the next question. Question 15 is what is the name of Bakha's sister in Anand's Untouchable? देखिए मुल्कराज आनंद का बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है अनटचेबल। ठीक है, अब उसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ बखा सिस्टर। ठीक है, बाखा की सिस्टर का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सोहनी, मोहनी, चंपा, रेखा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोहनी। जैसा कि आपको सबको पता है, इजी क्वेश्चन है कि बखा की सिस्टर का नाम क्या था? सोहनी। ठीक है, अनटचेबल कब आता है वर्क? ये आता है 1935 में। ठीक है, Untouchable 1935 is a novel by Dr. Mulkraj Anand. It peeps into the life of Bakha, a sweeper boy who is untouchable. Bakha is the son of Lakha. Lakha is the head of all the Bulsahas sweeper. His sister Sohni goes to take water from the well. Okay. Now next question. Question 16. The night of Scorpion, Ezekiel says that the scorpion first crawled. Option है into his mother's mattress, beneath a sack of rice, up his mother's leg, into the room's beds. क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17. The Blazers were of the opinion that the sting of the scorpion dash option A was a result of the mother's evil nature, was a result of his father's skepticism, was a result of a creature's revenge, or would purify the mother's flesh. क्या होगा इसका राइट आंसर? द ब्लेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन was a result of the mother's evil nature, was a result of the father's skepticism, was a result of the creature's revenge, या would purify the mother's flesh. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, would purify the mother's flesh. देखिए, in the night of the scorpion Ezekiel says that the scorpion first crawled beneath the sack of rice. ये अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, इसमें कहा गया द ब्लेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्ट्रिंग ऑफ स्कॉर्पियन वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लैश। ओके, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Which among the following does not appear in poems chiefly lyrical? ऑप्शन है मैरियाना, ऑल थिंग्स विल डाई, द डाई स्वान, या मड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसमें नॉट भी दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बहुत ही। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन पोएम्स चीफली लिरिकल। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मॉड। ठीक है, मॉड ही ऐसा व्यक्ति था वो। ठीक है, मॉड डज नॉट अपीयर इन पोएम्स चीफली लिरिक। ओके, मॉड 1855 is Tennyson's poem in 3 parts. Poems chiefly lyrical. Collection of Tennyson's poem published in 1830. Some poems are as the owl, the kraken, or claribel, a melody, Mariana, and a spirit hunts the ear, last hour. Okay. Now next question. Question number 19. Who reduces the length of the wasteland drastically and brought to the present stage? ऑप्शन है जॉन मैसफील्ड, एजरा पाउंड, W.B. येट्स, और विलियम कैरलोस विलियम्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? Who reduces the length of the wasteland drastically and brought to the present stage? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है एजरा पाउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ, ओके। द वेस्टलैंड इज द पोएम बाय T.S. Eliot. Okay, and published in 1922. Okay, the drafts of the poem reveal that is originally contained almost twice as much material as the final published version. The significant cuts are in the part due to the Ezra Pound's suggested change, although Eliot himself also removed large section. Okay, now next question. Question number 20. The fourth part of the wasteland is titled as. देखिए, वेस्टलैंड को जैसे कि आपको पता है ये कब पब्लिश होता है? 1922 में होता है, और बेसिकली ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर एक पार्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि फर्स्ट कौन सा पार्ट है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया फोर्थ पार्ट कौन सा है। तो फोर्थ पार्ट कौन सा था? डेथ बाय वाटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डेथ बाय वाटर।
ओके अगर हम सारे की बात करें तो सबसे पहला पार्ट है द बरियल ऑफ डेड। ओके नेक्स्ट है अ गेम ऑफ चेस, ये सेकंड पार्ट होता है, पहला है द बरियल ऑफ डेड। ओके अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड क्या है, द फायर सरमन। ओके ये थर्ड है हमारा द फायर सरमन। फोर्थ है डेथ बाय वाटर। ओके नेक्स्ट है व्हाट द थंडर सेड। ओके लास्ट जो है व्हाट द थंडर सेड। ये 5 पार्ट डिवाइडेड हैं। ओके तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और मेरा भी थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। और मैं इसी तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वीडियो के रूप में प्रोवाइड कराती रहूँगी, और हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट को लगाएंगे। जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर फिक्स लगातार आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। ओके तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग।